Hello everyone. Today we'll be studying chapter 3 of T.C. Leong, Volcanism and Earthquakes. The first topic is landforms associated with volcanic activities. तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज अर्थ पर होती है, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि किस तरीके का लैंडफॉर्म ऑब्जर्व होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। जैसे यह अगर क्रस्ट है, तो इसके नीचे मेग्मा प्रेजेंट है, जो कि मोबाइल फॉर्म में है, यानी ये मूव कर सकता है इधर से इधर, यानी इसके अंदर गैसेस भी प्रेजेंट है, लिक्विड पार्ट भी प्रेजेंट है और सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट है। तो जब ये मूव करता है, तो ये अर्थ का जो सरफेस है उसको पेनिट्रेट करके बाहर आना चाहता है। तो ये बाहर आने का किस तरीके से ये बाहर आएगा, इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व होंगे। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, कि जैसे कि क्रैक्स कैसे प्रेजेंट है। तो जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ और फ्लूइडिटी ऑफ मेग्मा। मेग्मा जो है, इसका कितना स्ट्रेंथ है या क्या फ्लूइडिटी है, यानी ये बहुत इजीली फ्लूइड है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकता है, या फिर ये बहुत विस्कस है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि क्रैक्स किस तरीके का प्रेजेंट है। अगर इजी क्रैक्स जो है या फॉल्स जो है वो इजीली पेनिट्रेट करा जा सकता है जिसमें से, तो अलग तरीके का लैंडफॉर्म ऑब्जर्व होगा। या फिर अगर जो क्रैक्स है वो इतना ज्यादा बड़े नहीं है जिसमें से जो मेग्मा है वो बाहर कम क्वांटिटी में आ सकता है या कम फोर्स के साथ आ सकता है, तो वो अलग तरीके का लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व करेंगे। किस तरीके का फॉल्स है, जॉइंट्स है, जिसको पेनिट्रेट करके बाहर आ जा सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। और इस मैनर पे डिपेंड करेगा कि वो सरफेस को कैसे एस्केप कर रहे हैं, यानी जो मेग्मा है वो एक्सप्लोजन के साथ बाहर आ रहा है या फिर बिना एक्सप्लोजन के बाहर आ रहा है, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब अगर वो जो मेग्मा है वो अगर इसके अंदर ही, अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जा रहा है और कूल डाउन हो जा रहा है, तो वो प्लूटोनिक रॉक्स बना रहा है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती है। जब जो मेग्मा है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए, उसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। और जब वो बाहर आकर सॉलिडिफाई हो, यानी जो लावा बन जाए वो और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो, तो ये उसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। और ये दोनों किस चीज के एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि मेग्मा दैट रीचेस द सरफेस एंड सॉलिडिफाई, तो एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म हो जाएगा, यानी वो बाहर, अर्थ के बाहर जो लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, दैट इज एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स। और जो अर्थ के अंदर हो रहे हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ओके, उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूशंस। इग्नियस इंट्रूशंस का क्या मतलब होता है कि जो मेग्मा है वो क्रैक या जो वीक पॉइंट है जहां से बाहर आ रहा है क्रस्ट के, जब वो कूल हो जाए अंडरग्राउंड ही और वो एक सॉलिड रॉक बना दे, उसे कहते हैं इग्नियस इंट्रूशंस। ओके, तो इससे क्या क्या लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड है, इसको याद करने का मतलब, इसके अंदर जो भी टर्म्स है उनको याद करने के लिए ये डायग्राम देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। जैसे कि ये सबसे पहला, ये वॉल्केनिक की इन्होंने बता दी, ये वॉल्केनो बना रहा है, लावा प्लेट्यू बिल्ड बाय सक्सेसिव फ्लोस। अब जैसे कि ये पूरा क्रस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये अलग अलग आपको जैसे ये लेयर्स दिख रही होगी, ये सब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सब तरीके का रॉक से मिलकर बना होता है। इसमें इग्नियस रॉक्स भी है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी है ना। जैसे ये पूरा आप अगर एज्यूम करें कि ये मॉल्टन लावा है, और जहां जहां ये सॉलिडिफाई हो रहा है वहां वहां क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो लावा प्लेट्यू बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो लावा था वो सॉलिडिफाई हो गया, तो ये यहाँ पर ये इग्नियस रॉक्स बन गया, ये एक प्लेट्यू के फॉर्म में बना है, इसलिए इसे बोल रहे हैं लावा प्लेट्यू। नेक्स्ट टर्म आ रहा है पैरासिटिक कोन। पैरासिटिक कोन क्या होता है, जब ये जो मेन ओपनिंग है यहाँ से बाहर नहीं आकर दूसरे, जैसे यहाँ पर इसको अगर वीक स्पॉट मिल गया सरफेस पर, तो वो जो ये जो मेग्मा है वो यहाँ से बाहर आ गया, इसे बोलते हैं पैरासिटिक कोन। ओके, द नेक्स्ट इज ओवरलाइंग रॉक्स। हाँ, ये लैकोलिथ है, जैसे कि दिस इज लैकोलिथ। अब लैकोलिथ का क्या मतलब होता है कि जो इग्नियस रॉक से जो माउंट जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, ये जैसे माउंट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे माउंट कहते हैं, और जिसका जो बेस है दैट इज प्लेन। ओके, दिस इज डोम लाइक स्ट्रक्चर और माउंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जब इग्नियस रॉक इस तरीके से सॉलिडिफाई हो गई है, उसे बोलते हैं लैकोलिथ। और ओवरलाइंग रॉक्स आर्च अप बाय लैकोलिथ। अब ये इस तरीके का सरफेस बन गया, तो उसपे जो ऊपर जो रॉक्स है वो भी इसी तरह शेप में बन पा रही है। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ओके, नाउ डाइक्स एंड सेल्स, ये हमने थोड़ा सा इसका अंदाजा हमें लास्ट चैप्टर में भी हो गया था, वहां पे भी टर्म्स आई थी डाइक्स और लेक्स में, डाइक्स और सेल में, सॉरी। तो जब वो इस तरीके का
वर्टिकल स्ट्रक्चर बना के वहां पर वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है, इग्नियस रॉक्स बन रहा है, तो उसे कहते हैं डाइक। और जब वो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे बोलते हैं सेल। ओके, डाइक मोर रेजिस्टेंट देन द सराउंडिंग। अब जो जैसे यहाँ पर डाइक ज्यादा पावरफुल है तो वो यहाँ एकदम बाहर आ पाया है, इस तरीके का बाहर आकर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। जब डाइक लेस रेजिस्टेंस है सराउंडिंग रॉक तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, पूरा बाहर नहीं आ पाया है। ओके, सेल्स फॉर्मिंग। ओके, बोनलेस क्या मोमेंट, हाँ इसके अंदर भी जैसे कि यहाँ से वो बाहर आ पा रहा है, यहाँ पर जैसे उसको वीक स्पॉट मिल गया, वीक क्रैक मिल गया एक, तो वो यहाँ से बाहर आ पा रहा है जब मॉल्टेन मैग्मा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब सॉशर से लोकोलिथ। लोकोलिथ क्या होता है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है, ये टर्म्स दे देते हैं और जैसे उनको पूछता है तो ये किस चीज से एसोसिएटेड है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएटेड है या कुछ डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए। अब लोकोलिथ क्या है कि जब सॉसर शेप, जब एक्वियस रॉक यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जा रही है, फॉर्म हो रही है, उसे कहते हैं लोकोलिथ। नेक्स्ट टर्म इज पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या बनाते हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सिंक्लाइंस जब वो ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर जिस तरीके का बना रहा है वो सिंक्लाइंस, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है जब इस तरीके से बन रहा है ऊपर वाला होता है दैट इज एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे है दैट इज सिंक्लाइंस। तो ये एक लेंस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंट्री रॉक। कंट्री रॉक्स क्या होती है, कंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती है जो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर। ये इग्नियस तो अब फॉर्म हो रहा है, ये सॉलिडिफाई होके जो पहले से प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं कंट्री रॉक्स। ये मेटामॉर्फोज्ड हो रही है हीट फ्रॉम द बैथोलिथ। अब ये रहा बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक्स जो होता है जिसमें यूजुअली ग्रेनाइट प्रेजेंट होता है, दिस इज बैथोलिथ। ओके, तो इसकी हीट की वजह से हमने पढ़ा था कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो या हाई टेम्परेचर में कोई भी रॉक हो, आइदर इग्नियस रॉक्स हो और सेडिमेंट्री रॉक्स हो, जब उसको इस तरीके का हार्श कंडीशंस में रखते हैं तब वो मेटामॉर्फाइज्ड हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि ये वाला जो रॉक्स है ये बहुत क्लोज थे इस बैथोलिथ के, जब वो मॉल्टन मैग्मा बहुत गर्म था तो ये मेटामॉर्फाइज्ड हो गए। ओके, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो पहले से सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट थी तो वो ही रही। ओके, यही टर्म्स इसके अंदर पढ़, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में यही सारी टर्म्स दे रखी है। जब वो हॉरिजॉन्टली हुआ मॉल्टन मैग्मा along the bedding of the plate तो उसको सेल कहते हैं, और जब वो वर्टिकल हुआ तो उसको डाइक्स कहते हैं। ये वापस आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर आप ये पढ़ लेंगे तो। इस कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे क्लीवेंट डाइक का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि इंग्लैंड में है, और ये कुछ टर्म्स है लेट्स, ये अपन ने जैसे इसमें डायग्राम से रिवाइज किया, लैकोलेट्स, लेकोलेट्स, पैकोलेट्स एंड बैथोलेट्स। तो ये लोकोलेट सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, पैकोलेट अपन ने पढ़ा, एक लेंस टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें क्लाइंस और एंटी क्लाइंस प्रेजेंट है, बैथोलेट्स भी पढ़ लिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओरिजिन ऑफ वॉल्केनोस। पहले ग्रीक्स क्या मानते थे कि जो एक अंडरग्राउंड गॉड है वल्कन, उनकी जब वो एक फर्नेस जलाते हैं जिसकी वजह से वॉल्केनो आता है, पर अभी बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया गया, उससे पता चला कि दिस इज नॉट व्हाई द वॉल्केनो इज हैपनिंग। द रियल रीजन इज द क्रस्टल डिस्टर्बेंसेस। इसका मतलब है क्रस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, जहाँ पर वीक स्पॉट्स है या ये हमेशा मूव करते रह रहे हैं, तो जहाँ पर एकदम वीक पॉइंट है या फॉल्स है जहां से वो बाहर आ पा रहे हैं मॉल्टन मैग्मा, जिसकी वजह से वॉल्केनोस आते हैं। पर्टिकुलरली देयर आर जोन्स ऑफ वीकनेस ड्यू टू डीप फॉल्ट और माउंटेन फोल्डिंग की वजह से। जब आप वॉल्केनो का ऑब्जर्व करेंगे लोकेशन की वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको पता चलेगा कि जहां जहां पर फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं। जैसे ये अगर एक अपन टेबल क्लॉथ ऑब्जर्व करे और इस दोनों तरफ से प्रेशर दे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। तो अर्थ पहले तो पूरा जो भी इसका सॉलिड पार्ट है वो पूरा एक ही था, फिर जाकर ये सब डिस्ट्रीब्यूट हुए, अलग अलग हुए। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो कॉर्नर कॉर्नर वाले पार्ट्स है, मतलब ये जो बाउंड्री वाले पार्ट्स है, ये यहाँ पर जिस तरीके का वेजिटेशन या जिस तरीके की रॉक्स ऑब्जर्व करी गई, वही टाइप ऑफ रॉक्स इधर भी ऑब्जर्व करी गई। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर भी जो माउंटेन बन रहा है वो फोल्ड माउंटेन्स है, और यहाँ भी फोल्ड माउंटेन्स है। तो इन इन पार्ट के अंदर वॉल्केनो ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादा यहाँ यहाँ पर प्रेजेंट है।
इसमें एक और चीज ध्यान रखने का है कि जब जब टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, अर्थ के नीचे जाते हैं, डेप्थ इंक्रीज होती है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉर एवरी 65 फीट ऑफ टी से। 65 फीट नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, मैग्मा का डेफिनेशन अपन ने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो सेमी मोल्टन स्टेट में है, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस मटेरियल प्रेजेंट है। जब मैग्मा के अंदर बहुत ज्यादा हेवीली चार्ज्ड विद गैसेस होता है, किस तरीके की गैसेस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन है और कुछ प्रोपोर्शंस में नाइट्रोजन, क्लोरीन और दूसरे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है। तो जो गैसेस एंड वेपर इंक्रीज जब हो जाते हैं, जब ये ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी इंक्रीज होती है और एक्सप्लोसिवनेस भी इंक्रीज होता है, यानी वो ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा जब वो सरफेस पर आएगा। वेंट मतलब ये जैसे ये मैग्मा पड़ा था, यहाँ से ये जो बाहर आ रहा है, दिस इज वेंट। ओके, ये जो टर्म्स है जो रेड में कर रखी है मार्क, ये सब आपको पता होना चाहिए, सारी की सारी टर्म्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक लावास। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी अपन ने, बेसिक और एसिडिक। तो इसके अंदर भी सेम है, कुछ पार्ट याद रखना है। तो ये अपन एक डायग्राम से पढ़ते तो ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। दिस इज बेसिक लावा। बेसिक लावा और एसिडिक लावा को इस तरीके से पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज और तो ज्यादा याद रह जाएगा। सबसे पहले बेसिक लावा क्या होता है? ये फ्लो बहुत ज्यादा करता है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। तो इसका फ्लो, इट फ्लोज रेडिली एंड इट इज वेरी फ्लूइड, और वी कैन से हाईली फ्लूइड। इसकी वजह से हाईली फ्लूइड होगा तो फ्लो ज्यादा करेगा। अब ये कितना स्पीड से फ्लो करता है? 10 to 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये फ्लो करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि ये एक पानी की तरह है, और एसिडिक लावा है वो हनी की तरह है। हनी आपको पता है ज्यादा विस्कस होता है पानी से, और उसका जो वो फ्लो ज्यादा नहीं कर पाता है। ओके, जैसे उसके अंदर भी आपने पढ़ा था कि ये डार्क कलर्ड में था, वो बेसिक इग्नियस रॉक्स भी, तो दिस इज ऑल्सो डार्क कलर्ड लाइक बसाल्ट। ओके, नाउ ऑल्सो उसमें भी जैसे कि जो बेसिक इग्नियस रॉक्स थी, दैट इज पुअर इन सिलिका, दिस इज ऑल्सो पुअर इन सिलिका, जिसकी वजह से ये डार्क कलर है। और इसके अंदर दूसरी तरह के सिलिका तो कम है, पर इट इज रिच इन iron and magnesium. I'm trying to improve my handwriting over this. I'm little new to this. That's why. अब इससे जो वॉल्केनो बन रहा है, वो किस तरीके का बन रहा है? इट इज जेंटल स्लोप। अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से ये बाहर आ रहा है, तो ये फ्लो करता जा रहा है, फ्लो करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो जेंटल है। ओके, और ये लार्ज एरिया कवर कर पाता है, तो वॉल्केनो इज जेंटल स्लोपिंग एंड इट हैज अ वाइड डायमीटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लो करता रहेगा, इसकी वजह से इसको एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ये। इतना ज्यादा ये फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से तो आपको सिर्फ अगर आप ये भी याद रखें कि इट फ्लोज रेडिली और इट हैज अ हाई फ्लूइड, तब आप बाकी चीजें भी इसमें बता सकते हैं। अब ये बेसिक लावा है, ये अपन ने पहले ही एक बार पढ़ रखा है कि सिलिका पुअर होता है, आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होता है, डार्क कलर्ड होता है, तो बाकी चीजें भी याद रह जाएगी। दूसरा है एसिड लावास। अब एसिड लावास में जैसे उसमें डार्क कलर्ड पड़ा था, इसमें ये क्या था? लाइट कलर्ड। लाइट कलर था, और इसके अंदर उसके अंदर जो सिलिका है वो कम क्वांटिटी में था, इसमें है ज्यादा क्वांटिटी में। ओके, yes, यहाँ पे लिख सकते हैं हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका का, ज्यादा परसेंटेज है, लाइट कलर्ड है, और जो एसिड लावा है ये लाउड एक्सप्लोजन के साथ बाहर आता है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत विस्कस है, हाईली विस्कस। इसका मतलब है कि ये जैसे था, ये यहाँ से बाहर आया, अब ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, ये यहीं जा पाया, तो इसका जो शेप है वो बदल नहीं पाया, है ना? उसका हाइट कम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, तो ये यहीं जाकर सॉलिडिफाई हो गया। दिस इज ऐसे। इसका जो स्लोप है वो कैसा बन रहा है? स्टीप साइड स्लोप बन रहा है, तो स्टीप साइडेड स्लोप, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड इट हैज लो डेंसिटी।
इसका डेंसिटी कम है, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा है पर इसकी डेंसिटी कम है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, so these are the properties of acid lavas. ओके, दे आर, यहाँ पर भी सेम जो भी इस पैराग्राफ में लिखा था दैट आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ डायग्राम सो दैट यू कुड रिमेम्बर इट इजीली. ओके, शील्ड और डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ये जैसे डायग्राम भी दे रखा है. हाईली फ्लूइड लावा, एक्सटेंसिव लावा शीट्स बना रहे हैं, ये बहुत लंबा ट्रेवल करे तो शीट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे, दैट इज लावा शीट्स. इज अर्थ क्रस्ट. क्रेटर क्या होता है? क्रेटर ये जहां से बाहर आता है, यहाँ पर एक ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्मॉल बाउल लाइक डिप्रेशन बना देता है, जो कि मतलब इसका डिस्टेंस कम ही होता है एज कंपेयर टू दिस, इट इज वेरी लेस. ओके, एंड इट लुक्स लाइक द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो, जो ओपनिंग है दैट इज क्रेटर. This is steep sloping and it is very viscous, so cannot it cannot flow very far. Okay, ये एसिड लावा का कोन का एग्जांपल हो गया. इसमें भी वही लिखा है, हाईली विस्कस है, स्टीप साइडेड स्लोप बनाता है. इट फॉर्म्स अ स्पाइन और प्लंज क्रेटर. स्पाइन और प्लंज का मतलब होता है कि ये इतना विस्कस है कि ये फ्लो नहीं हो पाया, और ये यहाँ ही ये सॉलिडिफाई हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर और आ रखा है और यहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो गया. ये जैसे ये इतना बड़ा था, ये इरोड हो गया किसी किसी वजह से. ये पूरा ओरिजिनल था, ये सब इरोड होकर, इरोजन की वजह से, इरोजन किसी भी वजह से हो सकता है, पानी की वजह से, एयर की वजह से जो इरोजन हो गया जिसकी वजह से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वॉल्केनोस. वॉल्केनोस तीन तरह के होते हैं, एक्टिव होते हैं, डोर्मेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं. एक्टिव होते हैं जिनके जो जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, एटलीस्ट व्हेन दे हैव इरप्टेड विद इन, जब वो रिसेंट टाइम्स में इरप्ट हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो. डोर्मेंट वॉल्केनो होते हैं कि ऐसा हिस्ट्री है कि वो इरप्ट हो रखे हैं पहले से, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में इरप्ट होंगे, तो उन्हें कहते हैं डोर्मेंट वॉल्केनोस. और जो आज तक कभी भी इरप्ट नहीं हुए हिस्टोरिकल टाइम्स में, पर उनके पास फीचर्स है वॉल्केनो जैसे, तो उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. ओके, नाउ एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स, यानी जो बाहर जो लैंडफॉर्म्स आकर बन रही है अर्थ के बाहर, उनके बारे में. एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द नेचर एंड the composition of the lava and other ejected materials जो कि सरफेस के अर्थ पर बन रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर बन रहे हैं, सॉरी. लावा प्लेन, ये इसके अंदर ये टर्म्स याद रखना कि लावा प्लेन समझ आ रहा है, बसाल्ट प्लेटो समझ आ रहा है. बसाल्ट अपन ने पढ़ा था कि जो डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो रॉक है, दैट इज बसाल्ट हो गई. लावा प्लेन्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर आकर यहाँ पर पूरा जम रहा है वो, है ना, जो बेसिक रॉक थी, जो बेसिक लावास था वो फ्लो होता जा रहा था, दैट इज लावा प्लेन्स. वॉल्केनिक कोन्स किस तरह की बन रहे हैं, डोम्स बन रहे हैं या शील्ड वॉल्केनोस बन रहे हैं, है ना. डोम्स इज सेम एज शील्ड वॉल्केनोस, जो कि बेसिक लावा का ही पार्ट था. स्टीप वॉल्ड कैल्डर बन रहा है. अब कैल्डर का मतलब आपको समझना पड़ेगा. कैल्डर क्या होता है? एक लार्ज बेसिन शेप्ड वॉल्केनो डिप्रेशन होता है जब वॉल्केनो कोलैप्स हो जाता है एक मेजर इरप्शन के बाद, जो कि एसिड वॉल्केनो में ऑब्जर्व होता है, जैसे ये था. अब यहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से ये जो पूरा पार्ट है ये उड़ गया, मतलब खत्म ही हो गया है. अब इस पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो अंदर जो मेग्मा प्रेजेंट था वो पूरा ही खत्म हो गया, वो पूरा ही बाहर चला गया होगा, तो ये पूरा एम्प्टी स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पर जब बारिश आती है तो पानी भी बन जाता है, तो ये लेक्स भी बन जाती है, कैल्डेरा लेक्स बन जाती है, और ये बहुत बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, ये कोलैप्स जो है वो इनवर्डली कोलैप्स हो गया. ठीक है, often fills with water and can be several kilometers wide, that is known as caldera. Okay, या फिर अगर ये मतलब ये पूरा जो एक्सप्लोजन हुआ जिसमें ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो रेड लावा फॉर्म बन जाता है, लावा का पिट बन जाता है. ठीक है, जब लेस फ्लूइड लावा एक्सप्लोड मोर वायलेंटली तो ऐश होता है, या फिर सिंडर कोन्स देखने को मिलते हैं. फॉर्म्स ऐश और सिंडर कोन्स. अब जैसे ऐश तो आपको पता है, सिंडर कोन्स का क्या मतलब होता है? ये ऐश की तरह ही होते हैं, कुछ स्मॉल पीसेस होते हैं जो कि पार्शियली बर्न्ड है. जो सॉलिडिफाइड लावा के जो पार्शियली बर्न स्ट्रक्चर्स है, स्मॉल पीसेस है, जो कि बाहर आते हैं वॉल्केनिक, जब
पूरा ये ब्लास्ट होता है, जब बाहर आते हैं कुछ कुछ स्मॉल जो पीसेस है उन्हें ही बोलते हैं सिंडर कोन्स. ओके, विथ लार्ज सेंट्रल क्रेटर्स एंड स्टीप. नेक्स्ट टर्म है लावा टंग्स. लावा टंग्स भी वही है, जब अगर वो इस तरीके का शेप बना रहा है लावा यहाँ आकर, तो उसको लावा टंग्स बोल रहे हैं. लावा डैम्ड लेक्स हो गया, लावा ब्रिजेस हो गया. अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर, उससे एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाया था और वो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया. नीचे कुछ रॉक था पर वो इरोड हो गया, तो ये इस तरीके का ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर या फिर टनल जैसा स्ट्रक्चर बनाया. जैसे यहाँ से वो अगर घुस गया, ये इरोड हो गया, तो ये टनल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया. तो ये सारी टर्म्स लावा से रिलेटेड है कि वो एक्सटेंसिवली मतलब अर्थ के बाहर सरफेस पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. जो बहुत फाइन पार्टिकल्स है उन्हें वॉल्केनिक डस्ट बोलते हैं, है ना. प्रोक्लास्ट बना रहा है. द कोरस फ्रेगमेंटेड रॉक्स, यानी जो बहुत नुकीली रॉक्स वगैरह जो है ना, उनको कलेक्टिवली कहते हैं प्रोक्लास्ट. ओके. हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वॉल्केनोज जो है वो कंपोसाइट कोन्स बनाते हैं, या फिर इनको कहते हैं स्ट्रेटोवॉल्केनोज. ये क्या टर्म है, कंपोसाइट कोन्स क्या है, जब कोन्स के अंदर सिर्फ लावा नहीं है, मतलब सिर्फ मॉल्टन मैग्मा नहीं है, इसके अंदर और चीजें है, कुछ गैसेस भी मिक्स्ड है ना. इस तरीके का जो कोन्स बनाते हैं, या जहाँ पर हमने उस तरफ जिसमें और भी चीजें मिक्स होती है, लेयर्स के अंदर होता है, अलग अलग तरह की चीजें प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कंपोसाइट कोन्स, जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है. पैरासिटिक कोन्स अपन ने अभी पढ़ा था डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा था. हाँ, ये रहा. ये पैरासिटिक कोन्स अपन ने पढ़ा था कि जब वॉल्केनो के अंदर वो एक और कोई वीक स्पॉट ढूंढ ले और वहां से बाहर आ रहा हो, उसे कहते हैं पैरासिटिक कोन्स. ओके. नेक्स्ट है, जैसे कि ये तरीके का डायग्राम, इसमें एक एग्जांपल था जो याद करना जरूरी है, पूछा जा सकता है. माउंट माउंट स्ट्रॉम्बेली, ये इसमें इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं इस समिट पर कि ये ग्लो करता है रात को. इसको इसलिए लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन में बोलते हैं. मेडिटेरियन सी के पास में है ये कंपोजिट तरह का वॉल्केनो है. अब अगर यहाँ से भी होगा तो यहाँ भी जैसे वो आ रहा है, यहाँ भी लाइट मतलब लावा यहाँ से भी बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ग्लोज. तो इसको इसलिए लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोलते हैं. दूसरे एग्जांपल्स भी दे रखे कंपोजिट वॉल्केनो के, जैसे माउंट वेसुविस हो गया, माउंट फूजी हो गया. ओके. क्रेटर क्रेटर अपन ने पढ़ लिया था क्या होता है. क्या था क्रेटर. क्रेटर जो स्मॉल स्मॉल बाउल शेप का डिप्रेशन था वॉल्केनो के टॉप पर, यहाँ पर जो छोटा सा डिप्रेशन बन रहा था, नॉट एज लार्ज एज कैल्डेरा, जो स्मॉल साइज इसका स्मॉल था, इसे बोलते हैं क्रेटर. जनरली लार्ज डिप्रेशन, जो लार्ज डिप्रेशन होते हैं वो कैल्डेरास होता है. ये पढ़ लिया. Okay. जैसे ये एग्जाम्पल पिक्चर से भी दे रखा है. आउटर जैसे ये था, ओरिजिनल क्रेटर था, अब ये कैल्डेरा जो इतना बड़ा सा बन गया क्रेटर, तो ये छोटा सा ओपनिंग यहाँ पर हो रहा था, दैट इज क्रेटर एंड कैल्डेरा. ये याद रखना इम्पोर्टेंट है. अब कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में दे रखा है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन हार्डली आता है. कुछ एग्जांपल्स उसके नाम दे रखे अलग अलग. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड. अब वॉल्केनो कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है. अभी जैसे अपन ने पहले वाला टॉपिक में पढ़ा था कि अर्थ थी, ये पूरा जो सॉलिड मटेरियल जो था वो सब कुछ साथ में था, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह थे वो साथ में थे, और फिर वो टूट गए, अलग अलग होते रहे, अलग अलग होते रहे. तो इसके जो पास में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा था वही इस तरफ भी मिला, है ना. एक तरह के जैसे फोल्ड माउंटेन्स इधर मिले, फोल्ड माउंटेन्स इधर मिले, और बीच के अंदर सी है, ओशंस है ना. तो ये जब पता लगा गया कि जब फोल्ड माउंटेन्स होंगे जिसके बीच में क्रैक्स और फॉल्ट्स होंगे, तो वहीं से वॉल्केनो बाहर आ पाएगा, है ना. वहां से जो मेग्मा है, मॉल्टन मेग्मा, वो बाहर आ पाएगा. तो ऑब्जर्व किया गया कि ये एक तरीके का सर्वकम पैसिफिक बेल्ट बन रहा है. पैसिफिक ओशन के पास पास में जो भी पार्ट्स है जहाँ पर वो प्रेजेंट है, अर्थ जहाँ पर क्रैक और फॉल्स ऑब्जर्व किए गए, वहीं पर वॉल्केनो बन रहा है, वॉल्केनो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. ओके. So there are well over 500 active volcanoes and thousands of dormant और extinct ones present है. Offshore islands में present है, means of oceans में present है. तो जो greatest concentration है वो मिला है circum Pacific region में.
और इसे पॉपुलरली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये भी टर्म याद रखना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस चीज से एसोसिएटेड है। ओके, 2/3 ऑफ वर्ल्ड के वॉल्केनो है वो इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर मिलते हैं। ओके, जैसे ये एक डायग्राम दे रखा है यहाँ, ये रहा। Okay, ये दे रखा है, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये सारे रीजन्स हो गए, ये अफ्रीका हो गया। ये वाले यहाँ पर जो जिस तरीके के माउंटेन्स है, जो कि यूजुअली फोल्ड माउंटेन्स है, क्रैक्स है, तो यहाँ और जो वॉल्केनो ऑब्जर्व करे, दैट इज मोस्टली जो कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्केनोज है वो इन जगहों पर मिला है। ठीक है, वॉल्केनोज ऑफ मेडिटेरियन रीजन। और ये कुछ कंट्रीज के नाम है, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका में सिर्फ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो उसका माउंट कैमरून है, वहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। अब गीजर्स क्या होता है? ये होता है फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर जो कि सुपर हीटेड हो गया है और स्टीम के फॉर्म में जो है वो बाहर आ रहा है। 150 फीट फ्रॉम अर्थ के बीनीथ से, नीचे से ये बाहर आ पा रहे हैं। यूजुअली ये थर्मल और वॉल्केनिक रीजन में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि क्रैक्स और फॉल्स मिलते हैं अर्थ के अंदर, है ना, वो भी वहीं से बाहर आ रहा है, तो ये लोग ये चीजें भी वहीं आसपास प्रेजेंट होती है। वाटर फ्लो इज बीइंग हीटेड बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट, तो यूजुअली एमिट हो रहा है एक्सप्लोजन के फॉर्म में। जब ये गैसेस के साथ ट्रिगर्ड होता है तो ये एक्सप्लोजन के फॉर्म में मिलता है रॉक्स के नीचे से। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे गीजर्स जो है, यहाँ पर आपको गीजर दिख रहा है, ये एक्सप्लोजन के फॉर्म के अंदर बाहर आ रही है स्टीम। किस वजह से एक्सप्लोजन हो पा रहा है? ये अंदर जो है यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है, बबल्स ऑफ गैस जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स है, दैट इज जस्ट दिस वाटर इज बीइंग वार्म एंड हॉट स्प्रिंग यहाँ से बाहर आ रहा है, इससे कुछ एक्सप्लोजन नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है तो वो गैसेस ट्रैप नहीं है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो पा रहा है। ओके, वाटर हीट हो रहा है, कॉन्टेक्ट रॉक्स जो है डेप्थ के अंदर, उनकी वजह से यहाँ पे पानी प्रेजेंट है। ठीक है, रॉक्स जो है वो गर्म है, जिसकी वजह से ये पानी हीट हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसको जब गैसेस हो रही है तो फिर वो गीजर की तरह बन रहा है, और अगर गैसेस नहीं हो रही है तो वो हॉट स्प्रिंग की तरह बन रहा है। हॉट स्प्रिंग जो है वो थर्मल स्प्रिंग है, ये ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे पार्ट में मिलती है। beneath the surface to be heated by the interior forces, the water rises to the surface without any explosion. This is the major difference between hot springs and the geysers. Okay, now the next topic is earthquake. Earthquake अब इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं दिया है, जस्ट टू हैव अ लिटिल आइडिया कि अर्थ जो है, बहुत सारे एक्चुअली 50,000 ऑफ रिकॉर्डेड एनुअली अर्थक्वेक्स होते हैं, पर सब मेजर नहीं होते हैं, कुछ बहुत मेजर होते हैं। अब जो मूव तो वो कर ही रहा है, जो अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स है वो तो कंटिन्यूसली मूवमेंट में है ही, पर जब वो मूवमेंट की वजह से जब जब वो फॉल्ट्स वहां पर मिल जाते हैं फॉल्स के अंदर, इस वजह से ज्यादा हो जाता है। अलोंग द फॉल्स जब हो जाता है तो बहुत डिजास्टर्स हो जाता है। जैसे ओशन के नीचे अगर वो हो गया, वहां पे फॉल्स अगर उसको मिल गए, तो वो बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया, क्योंकि उसकी वजह से सुनामी आ गई, है ना, जिसकी वजह से बहुत जो हाई टाइड हो गई। फिशरीज का मतलब भी यही होता है, जो फॉल्स होते हैं अर्थ के अंदर, दैट इज फिशरीज या गेप, जो गैप्स है वो ओपन हो गए, है ना। अब ये एक्स्ट्रा जो मतलब एक्चुअली अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे सरफेस वेव्स है, प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, ये आर द फर्दर चैप्टर्स के अंदर आएगा, तब उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें द वाइब्रेशन थिंस आउट द एजेस लाइक द सीरीज ऑफ वेव्स सेट अप टू अ स्टोन। हाँ, जैसे कि लेक के अंदर जैसे अगर अपन एक स्टोन फेंकते हैं तो इस तरीके का बनता है, तो यही वे है अर्थक्वेक का भी आने का। जैसे जो अर्थ के नीचे, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, जो नीचे जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, इसे कहते हैं फोकस। और इसके जस्ट ऊपर, जो अर्थ के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो अर्थ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज एपिसेंटर। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोकस जहां से शुरू हुआ है अर्थ के नीचे, और जस्ट उसके अर्थ के ऊपर जो सरफेस पर है, दैट इज एपिसेंटर। ओके, अब सब मेजर अर्थक्वेक्स की बात की, कुछ अर्थक्वेक का नाम बताया जो मेजरली ऑब्जर्व किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक भी बहुत सिमिलर है। उन अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज, क्योंकि ये सब एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि सरफेस के ऊपर कोई फॉल्ट होगा या कोई क्रैक होगा, और ये वहां जाकर तबाही मचा देंगे। द ग्रेटेस्ट सेस्मिसिटी, अब सेस्मिसिटी का क्या मतलब होता है कि किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रहा है ना, उसका क्या रेंज रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज सेस्मिसिटी।
सर्कम पैसिफिक ओशन में एपिसेंटर समझ आ गया कि क्या है ना? तो सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ पर अर्थ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, सरफेस पर आने के बाद, दैट इज एपिसेंटर। ओके, तो इस तरीके की चीजों को मेडिटेरियन, हिमालयन बेल्ट, क्योंकि एशियन माइनर में भी, एशिया में भी ऑब्जर्व किया जाता है ना, नेपाल में, और बहुत मेजर अर्थक्वेक्स आ रखे हैं, इंडिया में आ रखे हैं, क्योंकि अपन सब हिमालय के पास में है। हिमालय फोल्ड माउंटेन है जहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये थोड़ा एक शौक था कि अपने कोई भी मेजर वॉल्केनो नहीं है इस रीजन में। हो सकता था, पर अच्छी बात है कि नहीं है। तो ये चीजें हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। Thank you so much for joining. And if you have any suggestions or any doubts, please feel free to write it in the comment section. And yeah, thank you for joining. Thank you so much.